दोस्तों, ये वीडियो कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि एक प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए बनाया गया है। आगे बहुत सारे ग्राफिक वायलेंस हो सकते हैं, सेंसिटिव बातें हो सकती है, तो थोड़ा चौकन्ना होकर देखिए। और अगर आपको डर लगता है ये सारी चीजें देखने के लिए, या फिर आपका मन नहीं मान रहा, तो कोकोमेलन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्ज कीजिए आपकी शादी होती है, आपको भी अपना परिवार बनाना है, आप भी सपने सजाते हो कि आपका भी एक छोटा सा बच्चा हो, एंड वो बच्चा हो जाता है। आप उसे पालते हो, हर रोज खेलते हुए देखते हो, उसके पहले कदम फर्श पे पड़ते हुए देखते हो, उसकी हंसी देखते हो। और एक ऐसे ही दिन नॉर्मली आप बस अपने काम से वापस लौट रहे हो अपने उसी बच्चे की हंसी देखने के लिए, और जब आप घर पर पहुंचते हो तो वो बच्चा मरा हुआ मिलता है। आपके नजरों के सामने आपका बच्चा कफन में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है। आपको कैसा लग रहा है ये सुनने में? गाजा में कुल मिला के 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, 50,000 से ज्यादा बच्चे मारे और जख्मी हुए। क्या उन माँ बाप ने अपने बच्चों की हंसी नहीं देखी होगी कभी? क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपने नहीं सजाए होंगे? क्या इजराइल के खिलाफ वो बच्चे कोई मुखबरी कर रहे थे? क्या वो बच्चे मिलिटेंट या कोई टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे? इसका जवाब था नहीं। वो मिसाइल्स जो उनके सरों के ऊपर से गुजरी थी, वो सिर्फ एक तरीका था, कुछ बड़े बड़े लोगों के रिचुअल्स को पूरी करने का एक तरीका था, महज एक तरीका। लेकिन किसके लिए? एक ऐसी चीज के लिए जिसे काफी सारे बड़े लोग पूछते हैं, भगवान मानते हैं, उसके सामने अपना सर झुकाते हैं, एड़ियां रगड़ते हैं, जिसे किसी की भी मजाल नहीं है कुछ भी गलत कहने की। हमेशा उसके नाम के आगे लॉर्ड लगाया जाता है, लेकिन हकीकत में उसका नाम कुछ और है, और वो नाम है बाल, द डीमन। सोचिए, एक कंट्री इतनी ज्यादा सेंसिटिव है उनके सो कॉल्ड गॉड के लिए कि ईरान ने इसी साल 2026 मार्च में सिर्फ बाल की कुछ मूर्तियां जलाई थी, एंड इजराइल ने इसका जवाब देते हुए ईरान के एक स्कूल पे मिसाइल्स ड्रॉप कर दी, जहां पर 160 से लेकर 180 लड़कियों की मौत हो जाती है। आई बिलीव, मैं मानता हूं, बिलीव करता हूं कि ये भी एक बलि थी, एक सैक्रिफाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सच बताने वाला हूं, जिसके कारण शायद से ये वाला वीडियो भी इंटरनेट से कभी भी डिलीट हो सकता है, और काफी सेंसिटिव भी हो सकता है फॉर मेनी पीपल आई गेस। मैं भी समझ सकता हूं कि कुछ लोगों के नैरेटिव ऑलरेडी सेट हो चुके हैं कि नहीं, मैं ये मान रहा हूं तो मैं ये ही मान के आगे चलूंगा। कोई अगर मुझे सच बताए या झूठ बताए, मैं अपने दिमाग में उसको नहीं आने दूंगा। और इसलिए इन्हीं कुछ लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कोकोमेलन का लिंक दे दिया है। एंड जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, फिर भी एक और बार सोच लीजिए। 10 सेकंड का काउंटडाउन लगा रहा हूं आपके स्क्रीन के सामने, इसके बाद आप पूरी वीडियो देख सकते हो। तो आप लोग तैयार हो? मैं भी तैयार हूं। तो आज बिना किसी खौफ के साथ हम ये कहानी शुरू करते हैं। Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody devil knows smart? The devil's brilliant. बाल इस देवता, आई मीन डीमन का नाम सुनते ही एक चीज सबके मन में आ जाती है कि इसका इतिहास क्या है। आखिर क्यों बच्चों की बलि ऐसे किसी को चढ़ाई जाती है, और आखिर बाल नाम का मतलब क्या है? तो इसके लिए हमें सीधा 3000 साल पहले जाना पड़ेगा, जहां इंसान अपने आप में बाल नाम का एक इस्तेमाल किया करता था। बाल यानी किसी चीज का मालिक होना। जैसे जैसे इंसान अपने आप में रिलीजियस होने लगे, उसे रियलाइज हुआ कि बाल हमें किसी भगवान को कहना चाहिए। अब उस जमाने में इजिप्ट के आसपास जितने भी इलाके थे, वहां लोग उन देवता को माना करते थे जो कि नेचर से रिलेटेड परेशानियां दूर करते थे, जैसे कि बारिश, मौसम, या फिर उनके इलाके को बंजर होने से बचाना। ऐसे ही एक देवता थे जिनका नाम था हदद, और इन्हीं को सबसे पहले बाल का दर्जा दिया गया था। एंड गाइस, हदद का ओरिजिन आपको सीरिया में भी मिल जाएगा, जो कि बारिश को कंट्रोल किया करते थे। तकरीबन 1200 से 800 बीसी तक कैनन,
फिनोशिया, सीरिया और इजिप्ट की कई जगहों पर बाल को पूजा जाता था। जहां शुरुआत में लोग बाल से प्यार करते थे, वहीं अब लोग उनसे डरने लग गए थे। लोगों को समझ आ चुका था कि जो बारिश कंट्रोल कर रहा है वो लाइफ और डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज तो ये थी कि इतने सालों में अब एक नहीं 3 बाल मौजूद थे। हदद बारिश को कंट्रोल करता था, हेमन फर्टिलिटी को कंट्रोल करता था और शमीन को स्वर्ग का राजा कहा जाता था। इन तीनों ही बाल की पूजा लोग काफी ज्यादा अच्छे से किया करते थे, शिद्दत के साथ किया करते थे और उसके साथ साथ डर से भी किया करते थे। लोगों के मन में सिर्फ इतना ही आता था कि अगर हमें बाल को खुश करना है तो हमें उसे अपना डर भी बेचना पड़ेगा। लेकिन बाल कभी किसी का सगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तीनों बाल में से सिर्फ एक ही बाल बच पाया, जो था हेमन, और वो ही अब बाकी दोनों का भी काम कर रहा था। गाइस, आज के जमाने में आप जिस बाल का फोटो देख रहे हो ये वही है, हेमन, जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बाल चीफ गॉड ऑफ एंशिएंट कार्थरेज बन गया। अब लोग इसकी पूजा मजबूरी में करने लगे थे। जिस बाल की कहानी एक देवता बनकर हुई थी, अब वो एक राक्षस बन चुका था। और गाइस, राक्षस ने अपने सैक्रिफाइसेस भी तय कर लिए थे। गाइस, बाल इतना ज्यादा ताकतवर था कि लोग उसे बचने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो रहे थे। बाल ने लोगों से उनके छोटे बच्चों की बलि मांग ली और बदले में उसने लोगों को अच्छी जमीन और रहने लायक मौसम दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा राक्षस जो कि बच्चों के खून से अपनी प्यास बुझाना चाहता था और उन्हीं बूंद की बारिश करके उसने लोगों की प्यास भी बुझाई। ये इतिहास में इतना ज्यादा डार्क है कि शायद हमारे ह्यूमन काइंड ने ऐसा खौफ कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी महसूस नहीं किया होगा कि जिंदा रहने के लिए माँ बाप को अपने ही बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ी। बाल उसके बाद कल्ट्स और डार्क रिचुअल्स का हिस्सा बनने लग गया। पूरी इतिहास में वही लोग उसकी पूजा करते थे जो कि पावर के बहुत ज्यादा भूखे हुआ करते थे। इनफैक्ट कई हजारों सालों तक तो यह भी साबित नहीं हो पाया था कि बाल ने हकीकत में बच्चों की बलि मांगी थी। पर 18th और 19th सेंचुरी में कार्थरेज इलाके में हजारों बच्चों की हड्डियां बरामद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो किसी और चीज के लिए भी तो हो सकती है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हो जहां पे बच्चों को जाके कब्र में दफनाया गया हो। लेकिन वो हड्डियां जिस बर्तन में रखी गई थी, हर एक बर्तन के ऊपर लिखा गया था कि हम अपने बच्चे की बलि चढ़ा रहे हैं और हम ऐसा सिर्फ और सिर्फ बाल के कहने पर कर रहे हैं। और ये गाइस कोई भी थियोरी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी डॉक्टर जोसेफिन क्वीन का भी कहना था कि एंशिएंट कार्थरेज के लोग बाल के सामने अपने बच्चे इसलिए रखते थे क्योंकि उन्हें बाल आगे भी बच्चे करने का मौका देता था। यानी वो बस बाल को खुश करके अपनी पुश्तें आगे बढ़ाना चाहते थे, पर उसकी कीमत उनका एक बच्चा था। देखो, इतनी डार्क और खौफनाक रियलिटी सुनकर आई एम श्योर कि आप सब लोग को भी काफी अजीब महसूस हो रहा होगा या फिर मेरी तरह गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन बाल का सिर्फ इतिहास ही खौफनाक नहीं है, उसकी बहुत सारी ऐसी पावर्स भी है जो कि खौफ से भरी हुई है। बाल की पावर्स को जानने से पहले असलियत में बाल कैसा दिखता है और कितने अलग अलग रूप में है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो बाल है वो बारिश को भी कंट्रोल कर सकता है। यानी वो सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम पर एक खतरा बन सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बाल की सिर्फ एक शक्ल नहीं है, उसके 3 चेहरे हैं। एक में वो बिल्ली है, एक में वो इंसान है और तीसरे में वो एक मेंढक जैसा दिखाई देता है। कई सारे फोटोज में आपको बाल इन तीनों ही शक्ल में नजर आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके इंसानों वाले पैर नहीं थे, इसके मकड़ी जैसे पैर थे। ये सिर्फ इंसान को ही नहीं लेकिन हमारी इस दुनिया में रहने वाली हर एक चीज को अपने वश में कर सकता था और वो आज भी यही चाहता है, हर किसी को अपने वश में करना। लेकिन हाँ, अगर बाल के सबसे फेमस फोटो की बात करूं तो वो एक ही है जिसमें उसने एक बच्चे को अपने गोद में लिया हुआ है और लोग भी उसे बस एक लाचार की तरह देख सकते हैं, क्योंकि क्या पता उसकी गोद में अगला बच्चा उनका भी हो सकता है। इस डर का असली कारण बाल की पावर्स भी है। इसका जिक्र एक किताब में किया गया है जिसे आर्स गोशिया कहते हैं, जो कि द लेसर की ऑफ सोलोमन का फर्स्ट पार्ट है। कहते हैं कि ये किताब 17th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी, लेकिन शायद ये उससे भी पुरानी हो सकती है। इस किताब में 72 डीमंस का जिक्र किया गया है और बाल भी उनमें से ही एक है। आर्स गोशिया को बनाने का मकसद सोलोमन का था क्योंकि वो उन डीमंस के पास से जेरूशलेम का टेंपल बनवाना चाहता था। उसने बाल के बारे में लिखा है कि बाल इतना ताकतवर है
कि उसके रिचुअल से वो लोगों को इनविजिबिलिटी का वरदान भी दे सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो नर्क का राजा भी है। वो इतना शक्तिशाली है कि कई सारी आत्माओं को उसने अपने वश में करके रखा है और वो अपने इशारे पर उनसे अपना काम भी करवाता है। बाल ने सिर्फ दहशत ही नहीं, बल्कि लोगों को कई सारी शक्तियां भी दी है। और शायद इसी रीजन की वजह से ऐसे कई सारे डार्क कल्ट है जो कि इसे अपने करीब रखना चाहते हैं। लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं और डार्क प्रैक्टिसेस करके उन्हें आखिर क्या मिलता है? आइए अब हम वो देखते हैं। बाल एक ऐसा नाम है जो एक जमाने में एक देवता हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका जिक्र अंधेरे और डर से भी जुड़ने लगा था। बाल को प्राचीन समय में कैनन और लेवेंट रीजन का एक पावरफुल गॉड के रूप में माना जाता था। खासकर बारिश, तूफान और फर्टिलिटी का देवता उसको बोला जाता था। लेकिन उनके लिए बाल का मतलब था जिंदगी, क्योंकि उसकी ही कृपा से बारिश होती थी, फसल उगती थी और जमीन फर्टाइल रहती थी। इसलिए उसकी पूजा सीधे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई रहती थी। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यहाँ पर कि शुरुआत में बाल शब्द का मतलब सिर्फ लॉर्ड या मास्टर होता था और कुछ अर्ली इजराइलिटीज भी इसे अपने गॉड के लिए यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा, ये नाम नेगेटिव बनता रहा। इसीलिए नाम जैसे जेरुबाल को बदलकर जेरुबोशेत कर दिया गया था, जहां पे बोशेत का मतलब होता था शेम, शर्म। हिब्रू बाइबल और इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से बाल के लिए अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। इनमें चढ़ावा, पूजा और ऐसी कई सारी सेरेमनीज शामिल होती थी। लोग मानते थे कि अगर बाल खुश हुआ तो सूखा खत्म हो जाएगा और फसलें भी उगने लग जाएगी। लेकिन बाल सिर्फ इतने से ही खुश नहीं होता था, उसे सैक्रिफाइसेस चाहिए थी। वो उसको एकदम ज़रूरी हो चुका था। इसका विरोध आपको कुरान में भी मिल जाएगा, जहां सूरा अस सफत में एक वर्ड्स लिखा गया है, अद्दतोन बाआलन व तजरून असनल खलीखीन, यानी तुम हमारे सच्चे क्रिएटर को छोड़कर बाल जैसे शैतान के सामने अपना सर झुका रहे हो। उसमें आप कैसे मान सकते हो? मतलब कि बाल एक फॉल्स गॉड है, एक झूठा भगवान है। ऐसा ही कुछ क्रिश्चियनिटी में भी हुआ था। ओल्ड टेस्टामेंट्स में प्रॉफिट्स बाल की पूजा करने वाले लोगों का विरोध कर रहे थे और बाइबल में तो इसका एक पूरा किस्सा भी बताया गया है, जहां पर प्रॉफिट एलिजा और बाल के प्रीस्ट एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। जब इजराइल की जमीन एकदम सूखी पड़ी हुई थी, वहां ना बादल थे ना बारिश थी, वहां के लोग मतलब जब उनको विश्वास करना था तो दो लोगों में उनका विश्वास बटा हुआ था। कुछ लोग मानते थे कि सूखे से हमें गॉड येवा बचाएंगे और कुछ का मानना था कि इसे हमें बारिश और तूफान के देवता बाल बचाएंगे। इस बीच एक अकेला आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था प्रॉफिट एलिजा, जो कि क्वीन जेजेबेल के पास काम किया करता था। उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था, थोड़ा सा भी खौफ नहीं, सिर्फ यकीन था कि सच का फैसला आज ही होगा, क्योंकि जेजेबेल बाल को हमेशा आगे रखती थी। फिर एक दिन एलिजा ने असली गॉड कौन है इस बात का एक चैलेंज दिया। दोनों तरफ एक सैक्रिफाइस यानी एक बलि चढ़ी, फिर एक मंडप बनाया गया और उस पर जानवरों का बलिदान किया गया। अब चैलेंज ये था कि इस मंडप पर आग लगानी पड़ेगी, पर वो कोई भी आम इंसान नहीं, सिर्फ वन ट्रू गॉड लगाएगा। और ऐसा ही हुआ। एलिजा ने येवा के सामने हाथ जोड़े और बाल के प्रीस्ट ने अपने तंत्र विद्या करनी शुरू कर दी। पर अंत में येवा ने उस मंडप पर आग लगाकर बाल को गलत साबित कर दिया सबके सामने। और ऐसा कहा जाता है कि उगारित एक एंशिएंट सिटी थी जहां से बाल वर्शिप के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें बरामद हुई थी। खुदाई के दौरान ऐसा पता चला कि ये टेंपल में कई लोग आकर खुले में रिचुअल्स करते थे और बलि चढ़ाते थे। और कैनेनाइट के इलाके में ये बहुत ही आम चीज थी। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे बच्चों की और जानवरों के बोन्स तक बरामद हुए थे, हड्डियां। इस टेंपल में एक हिस्सा मिला था जहां बाल की मूर्ति और उसके निशानी रखी जाती थी। इस हिस्से में सिर्फ प्रीस्ट जा सकते थे, यानी बाल ने अपना ही खुद का एक धर्म बना लिया था जहां लोग उसके मंदिर में आते थे, प्रार्थनाएं करते थे, पूजा करते थे, उसके सामने कुछ कुछ चीज़ों की बलियां चढ़ाया करते थे, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर कोई जानवर हो, उसके सामने भीख मांगा करते थे। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसे कार्विंग्स भी बरामद हुए हैं जिसमें बताया गया है कि बाल ने गॉड ऑफ सीएम और गॉड ऑफ डेथ, मौत के साथ युद्ध भी किया था। गाइज, अब आज के टाइम में ये सवाल उठता है कि क्या बाल की वर्शिप आज भी हो रही है? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कई सारी अकल्ट किताबें ऐसी है जिसमें उसका जिक्र किया गया है।
पर सिर्फ और सिर्फ एक डार्क एंटिटी के रूप में। और जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि आज के समय का इजराइल, जो कि दुनिया में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है, क्या इसका कोई ना कोई कनेक्शन बाल से है? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इजराइल के सक्सेस का पहला रीजन तो एडवांस इरिगेशन सिस्टम्स है, ड्रिप टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ इतना इनोवेशन भी किया है उन्होंने। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज ये कहते हैं कि क्या ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी है या कुछ और भी, क्योंकि बाल को हमेशा से बारिश, फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर का देवता माना गया है। तो क्या हो सकता है कि एंशिएंट इजरायली लोगों ने बाल के रिचुअल्स करके उसे खुश किया हो? और सवाल यहां पर खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर ये सारी चीज सिर्फ और सिर्फ एक एंशिएंट हिस्ट्री थी तो फिर आज भी लोग बाल का नाम कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट रिचुअल्स और हिडन पावर से क्यों जोड़ते हैं? क्या ये सारी ही बातें सिर्फ कहानियों का असर है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी पुराने बिलीव्स को फॉलो करते हैं लेकिन दुनिया से छुप कर? और अगर इतिहास में ऐसे ताकतवर लोगों ने भी ऐसे रिचुअल्स किए थे, तो क्या आज के पावरफुल लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जो हमें दिखता नहीं है? शायद से ये जो अगला चैप्टर है इसी सवाल के साथ शुरू होता है। गाइज, सच और कॉन्स्पिरेसी के बीच एक ऐसी लाइन है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन एग्जिस्ट जरूर करती है, और इसी लाइन पर खड़े होकर लोग सवाल उठाते हैं, क्या दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आखिर इतने पावरफुल बने कैसे? सबसे पहला जिक्र होता है जेफरी एप्स्टीन का, जिसके कनेक्शंस दुनिया के सबसे नामचीन लोगों तक पहुंचते थे। उसका प्राइवेट आइलैंड, सीक्रेट मीटिंग्स और ऐसे कई सारे छिपी हुई चीजें, इन सब ने एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट की जिसे आज तक फुल्ली डिकोड कोई भी नहीं कर पाया है। और ये सब प्रैक्टिसेस के वक्त 2009 में जेपी मॉर्गन के वाया ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स में जो नाम थे वो था बाल नेम, और आगे पता चला कि ये बैंक नेम था और उसे मिसरीड किया गया था। ये चीज इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल भी हो गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उसे क्रिमिनल नेटवर्क के रूप में भी देख रहे थे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहते हैं, क्या ये सब सिर्फ दिखावा था? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास के वो पैटर्न्स जो बाल के रिचुअल्स में देखे गए थे, जैसे कि पावर, कंट्रोल और चाइल्ड सैक्रिफाइसेस, वो आज भी किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जेफरी का बाल और बैंक के बीच मिसरीड करना तो सिर्फ एक मजाक जैसा लगता है। हालांकि इसके ज़्यादा प्रूफ नहीं है, पर इंटरनेट पर आपको इसके कई सारे ऐसे कनेक्शंस भी मिल जाएंगे। और फिर 2026 में एक हादसे ने इस चिंगारी को एक अलग ही किस्म की आग दे दी। ईरानियन रेवोल्यूशन एनिवर्सरी के दिन 11 फरवरी को ईरान के कई शहरों पर एक कोऑर्डिनेटेड एक्ट परफॉर्म होता है। वहां पर बाल के मूर्तियों को एक साथ जलाया गया। परफॉर्मर ने ओपनली डिक्लेयर किया, हम दुनिया में बाल के वर्शिपर्स और सेटन के फॉलोअर्स को खत्म करेंगे। और इसी के बाद इजराइल द्वारा ईरान की एक ऐसी जगह पर ऐसा अटैक किया जाता है जहां पे 160 से लेकर 180 लड़कियों की मौत हो जाती है। A deadly strike on a primary school in Minab in southern Iran. 160 young girls were killed when the school was hit during a joint military operations. और ये जो अटैक था ये शजेरा तैयबा नाम के एक गर्ल स्कूल पर हुआ था। इसी चीज से ये सामने आता है कि उन्होंने बाल के लिए इन बच्चों को सैक्रिफाइस किया था। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे अब तक कि ये सिस्टम कितना ज्यादा डार्क बन चुका है। दुनिया में जो बाकी बहुत ज़्यादा खास दिमाग वाले लोग हैं उनको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक वॉर की कोई ना कोई चीज़ होगी, कि वॉर में उनको वहाँ पे ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई ना कोई टेररिस्ट होंगे, वहाँ पे उन्होंने जाके अपने मिसाइल को ड्रॉप कर दिया। उन बच्चों ने इजराइल का क्या बिगाड़ा था? क्या ऐसा था कि वो जो बच्चे थे वो कोई मिलिटेंट थे, कोई टेररिस्ट थे, या फिर कोई खास इजराइल के इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे थे? कहीं ना कहीं छोटे बच्चे थे। हो सकता है कि उनके माँ बाप आज भी उनका इंतजार कर रहे हो कि आएंगे, शायद से अब शाम हो चुकी है, हमारे बच्चे हमारे घर लौट आएंगे वापस। लेकिन क्या वो होने वाला है? नहीं। फिर सिर्फ एक महीने बाद 13 मार्च 2026 को क्वाड्स डे के दौरान बगदाद में भी एक सिमिलर किस्सा देखने को मिलता है, जहां पे बाल की एक मूर्ति को इजरायली सिंबल के साथ जलाया जाता है। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था या फिर एक डीपर मैसेज? कुछ लोग इसे ईरान वर्सेस इजराइल की जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिलीफ का भी कॉन्फ्लिक्ट है, भरोसे का है, ईमान धर्म का है। और ऐसा हर बार क्यों होता है कि जब भी पावर, सीक्रेसी और इन्फ्लुएंस की बात होती है तब पुराने सिंबल्स और बाल का जो नाम है वो वापस से बाहर आने लग जाता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है
या फिर दुनिया के कुछ सबसे बड़े राज में से एक। अगर बाल का नाम सिर्फ इतिहास तक सीमित होता तो शायद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती थी अब तक, लेकिन आप अभी वीडियो को देखिए कितना ज्यादा बाकी है। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज मालूम है क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाल के जो सिंबल्स हैं सिर्फ रिचुअल्स तक नहीं है बल्कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं जो कि बाल का नाम या फिर सैटेनिक चीजें अपने प्रोडक्ट्स में छिपाते आए हैं। सोचो, अगर पावरफुल लोग और उनके बिलीफ सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वो ये लोगों के बीच में क्यों नहीं फैलाएंगे? और अगर ऐसा है तो शायद आप ऑलरेडी उस कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं। पर ऐसा कौन सी ब्रांड्स हैं और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे बाल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं? गाइज, हर एक ब्रांड ने इतनी डिटेलिंग के साथ चीजें भरी है ना कि आपके आसपास हर चीज में, कण कण में सैटेनिक चीजें भरी हुई है। आपका जो फोन है अभी आपके हाथ में, उसके पीछे जो आपको आधा कटा हुआ सेब दिख रहा है उसको भी जोड़ा जाता है बाल के साथ। आपको ये तस्वीर में अभी दिखाता हूँ सामने। ये जो पीक डिटेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आदित्य धर भाई साहब ने ही नहीं लाया है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। आपके हर एक लग्जरी प्रोडक्ट में आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। गाइज, बाल को हमेशा बच्चों के साथ ही लिंक किया जाता है। शायद इसीलिए आज एप्स्टीन के साथ साथ ऐसे कई सारे ब्रांड्स भी हैं जो कि बाल के साथ नजर आती है, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रांड है बैलेंसियागा। पर ऐसा क्यों? इसके लिए आपको ये वाला तस्वीर एकदम गौर से देखना पड़ेगा। देखने में तो ये एकदम आम तस्वीर जैसे ही दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इस बच्चे के पीछे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डीमन नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस तस्वीर में एक ब्रेसलेट भी रखा हुआ है जिसपे लेटर्स में बाल लिखा गया है। एंड गाइस, इस बात को मैं सिर्फ आज नहीं 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने बैलेंसियागा इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से एक्सपोज किया था कि बैलेंसियागा कितना ज्यादा घिनौनी हरकतें कर रही है बच्चों के साथ। उस समय हनी सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब वो कह रहे थे कि बैलेंसियागा नहीं पहनना चाहिए आप लोगों को। बैलेंसियागा नहीं पहनना, बैलेंसियागा कभी नहीं पहना। गूगल करियो क्यों, एक कंट्रोवर्सी है बहुत गंदी। ओके, बैलेंसियागा के ऊपर ओके, गूगल इट, नेवर वेयर। मैंने सारे कपड़े जला दिए बैलेंसियागा के, जूते पहन दिए। मुझे मालूम नहीं था। बैलेंसियागा कभी नहीं पहना। डन, ओके। ये गंदे लोग हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सबकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब बैलेंसियागा ने अपने एक एड फोटोशूट के दौरान बच्चों को बॉन्डेज हार्नेसेस पहनी हुई डॉल्स हाथ में दी थी। और अब तक आपने भी देख लिया होगा कि कैसे बाल और बच्चों में एक अलग ही किस्म का कनेक्शन है। यानी अब इसे सिर्फ महज एक कोइंसिडेंस कहना एकदम बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बैलेंसियागा अपने नाम के लिए भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। जब आप गूगल पर जाकर ऐसा टाइप करोगे लैटिन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तब आपको लिखना है बाल एंसियागा, तो फिर आपको इंग्लिश में बाल द किंग नजर आएगा। सोचिए ना, ये सब सालों से हमारी आंखों के सामने, हमारे नजरों के सामने होता आ रहा है, लेकिन हम फिर भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हमारे बच्चे ऐसे ब्रांड्स के करीब जाके या फिर उनका नाम देखकर भी सेफ है? जो डीमन लिटरली बच्चों की बलि डिमांड करता है, उसे मांगता है, उसे बैलेंसियागा कैसे प्रमोट कर सकता है? ऐसे ही कई सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि गुची, डियोर, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड गाइस, जो चीज बच्चों के लिए सेफ नहीं है वो कहीं ना कहीं इस शैतान बाल के साथ जुड़ा हुआ है। लाइक आई सेड, इनफ विद द कोइंसिडेंसेस। आज हमें बाल का वजूद हर एक जगह पर दिया जाता है, वो चाहे कपड़े हो या फिर हमारे एनर्जी ड्रिंक्स। आप सबने मॉन्स्टर एनर्जी और उसके 666 वाले कॉन्सेप्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। वेल, बाल को कई बार सेटन के साथ भी जोड़ा जाता है और 666 ये जो नंबर है वो सेटन का ही माना जाता है। यानी आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो भी सेटन वर्शिपिंग का ही एक पार्ट है? आज का ये वीडियो सिर्फ बाल को ही नहीं, ऐसी कई सारी तमाम चीजों को डिकोड कर रहा है जो कि हम सब करते आ रहे हैं और हमें इसका जरा भी इल्म नहीं है। पर सवाल अब ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? वेल, जब भी हमारे करीब या फिर हमारे सामने ऐसी कोई भी चीज दिखाई दे जो कि बाल या फिर सेटन से जुड़ी हुई है, हमें बस उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये वीडियो हर एक माता पिता, हर एक इंसान को फैलाना चाहिए, क्योंकि गाइज हम ही है जो कि हमारे बच्चों को सेफ रखेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन को सेफ रखेंगे। इससे पहले बात किसी और के बच्चों की थी, पर क्या पता जल्द ही वो आपके बच्चों पर भी आ सकती है। ये वीडियो जब मैं बना रहा था तो अपनी रिसर्च टीम के साथ में जब तक बैठा हूं ना, मैंने अपना दिमाग बहुत खराब किया हूँ गाइस। इतने समय तक इतने सारे बच्चों की बलि की कहानियां मैंने सुना हूँ। ये जो बाल, ये जो शैतान है जिसके लोग आजकल पुजारी बनकर घूम रहे हैं इजराइल में या फिर ऐसे बहुत सारी जगहों पे, शायद से हमारे देश में भी होंगे, लेकिन वो जो माइंडसेट है ना, हमको उसके अगेंस्ट बात करना है, उसके अगेंस्ट हमको खड़ा रहना है।
लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा कि आपने दिमाग में रखा और सब चीज़ें हो गई। अभी के अभी कमेंट्स में गेट लॉस्ट बाल लिखो, #GetLostBal, और लिटरली आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें इस चीज़ को स्प्रेड करो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी और आपकी है ही नहीं, हम सबकी है। और जिसके खिलाफ है वो लिटरली हमारी दुनिया को रूल कर रहा है। मैं आपको एक बात कहता हूँ गाइस, आज के समय में आप ये शायद सिर्फ वीडियो देख रहे हो, उसके बाद वापस से सुबह में उठोगे, अपने काम पर चले जाओगे, उसी मैट्रिक्स के अंदर आप घूमते रहोगे। उसको बना कौन रहा है? आपके इर्द गिर्द जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको बना कौन रहा है? उसमें अपने ब्रांडिंग को छुपा कौन रहा है? वो लोग जो हमसे कई गुना ऊपर बैठे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों का शायद से सेक्रीफाइस कर देते हैं, बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें करते हैं। हमें आवाज़ उन लोगों के खिलाफ उठानी है। उनके फाइल्स पढ़कर हमको हंसना नहीं है, एंटरटेन नहीं होना है। वो लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं वैसे बाहर, वॉर कर रहे हैं, एक गेम्स जैसे खेलते हैं वैसे वो लोग वॉर कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, इंसानियत को मार रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये पूरा वीडियो उन लोगों के खिलाफ है, समझिए। सिर्फ कुछ ही शब्द है ये, GetLostBal, लिखिए कमेंट्स में। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास में चाहे बाल द डीमन के सामने पूरी ह्यूमैनिटी ने, पूरी इंसानियत ने अपनी घुटने टेक दिए होंगे, बट अब नहीं। हमें ऐसी ही बुरी चीज़ों के सामने आवाज़ उठानी है। एंड गाइज, आई एम नॉट श्योर कि ये वाली वीडियो भी ज़्यादा देर तक यूट्यूब पर ये लोग रखने वाले कि नहीं। सो गाइज, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस वीडियो प्लीज़ कर लो, क्योंकि हम ये वीडियो को आगे तक फैलाना चाहते हैं। और एक बात, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। मौत आज है, कल है, कभी भी आनी आ जाएगी। आई एम हियर, आई एम एक्सेप्टिंग इट। लेकिन याद रखिए, मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और एक्सपोजिंग वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। सो माय नेम इज़ अमान पारकर और मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।